नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश अज़हर खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज का विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो। इस कार्यक्रम के अंदर आज हमारे साथ में मौजूद है बुरहानपुर की राजनीति का एक जाना माना चेहरा नफीस मंशा खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ सर, पहला सवाल आपसे कि जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ तक हासिल की और राजनीतिक सफ़र बताए। मैं नफीस मंशा खान, मेरी पैदाइश इंदौर में 22 जुलाई 1960 में हुई थी। मेरी ननियाल इंदौर की है। फिर फादर यहाँ पर आए, यहाँ एडमिशन लेकर मैंने पढ़ाई अपनी जो करी, ग्रेजुएशन बीए करा, बीएससी में ग्रेजुएशन करी। बीए करने के बाद एलएलबी ज्वाइन करा और एलएलबी ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ से बॉम्बे चले गया। बॉम्बे जाकर मैंने एसी कोर्स का जो कंप्लीट एक कोर्स था 3 साल का, वो कंप्लीट करा वहाँ से। फिर वहाँ से आकर यहाँ राजनीति में वापस शामिल हो गया। ये कब की बात बता रहे हैं आप? मैं ये 80 के अंदर, जब डॉक्टर फिरोज अली यहाँ विधायक थी, अच्छा। 80 से 85 के बीच में, तो उस दौर में राजनीति उनके साथ शुरू की थी। उसके पहले कॉलेज लाइफ के अंदर मेरी राजनीति चालू हो गई थी। मैं सीआर बना। सीआर बनने के बाद सागर यूनिवर्सिटी हमारी लगती थी, तो उस सागर यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ का जो युवा था सदस्य था, वहाँ जाकर वहाँ हमने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़कर हम वहाँ जीते, हमारी पैनल वहाँ जीत गई। उसके बाद एक शौक़ था क्रिकेट का, जो कॉलेज लाइफ में हमने बहुत ज़्यादा खेला क्रिकेट, और यहाँ से लेकर हर जगह हम टीम लेके जाते थे। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी तरीके से गुजरी। उसी के अंदर कॉलेज लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलते रहा। ज़िंदगी में ये रहा कि वहाँ उर्दू टीचर और फ़ारसी के टीचर नहीं थे, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। सब्जेक्ट था हमारा उर्दू फ़ारसी सेवा सदन कॉलेज में। तो उस बात पे हमने लेकर बच्चों ने हड़ताल करी थी, जिसकी वजह से हमें उस एक घटना याद है कि हमें उस टाइम के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह जी, जिन्होंने हमें रेस्टिकेट कर दिया था कॉलेज से। लेकिन उस दौर के अंदर राजनीति इतनी अच्छी थी कि विपक्ष के लोग भी जो अच्छी बात आती थी उसके अंदर हमारा सपोर्ट करते थे। तो उस दौर में माननीय बृजमोहन मिश्रा, गोविंदजीवाला, क्या नाम है अपना, हमारे वकील साहब थे, सीनियर वकील एडवोकेट भारतीय जनता पार्टी के, जनसंघ के दौर के थे वो लोग। वो आकर सपोर्ट करते थे कॉलेज के अंदर कि नहीं, जो अच्छी बात है वो अच्छी होना चाहिए, और सपोर्ट करते थे वो लोग। उस टाइम इतना भेदभाव नहीं था जो अब भेदभाव हो गया है राजनीति के अंदर। उसके बाद उन्होंने वापस हमें कॉलेज में एडमिशन लिया, प्रोफेसर बुलाए, शफी साहब प्रोफेसर आए वहाँ से यूपी से, उनको यहाँ पर टीचर नियुक्त किया गया, और फिर उन्होंने फारसी उर्दू पढ़ाई यहाँ पर। तो उसके साथ हमने कॉलेज लाइफ अच्छी तरीके से जी, इस तरीके से कि राजनीति भी की और अच्छे काम भी किए वहाँ पर। किन किन संगठनों में रहे हैं, किन किन पदों पर संगठन में जब रहे हैं, तो किन किन पदों पर आप रहे हैं अब तक? मैं कॉलेज लाइफ में तो यूआर बना था, उसके बाद युवक कांग्रेस अध्यक्ष ब्लॉक का बना था। मैं सुरेश नोला के जिला अध्यक्ष बने थे यहाँ पर, और मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना था बीएससी के अंदर। उस दौर से जो राजनीति चालू हुई, तो फिर पलट के हमने देखी नहीं राजनीति, क्योंकि राजनीति में फिरोज अली का चुनाव आया, उसके बाद उमेश मुनि का चुनाव साथ में उनका था, फिर आगे आगे चुनाव आते गए और इनके साथ हम शामिल होते गए। कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ मेरे को 94 के अंदर शिव कुमार सिंह ने, मैं ये पिछड़ी जाति, खानकवाड़ पिछड़ी जाति का हो गया था, मैं सामान्य जाति में आता हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें जाकर वहाँ से चुनाव लड़ना पड़ेगा, नेहरू नगर से। मैं नेहरू नगर से अकेला कैंडिडेट और 12 कैंडिडेट वहाँ के लोग थे, चुनाव लड़ा। उन्होंने इतनी मोहब्बत दी, क्योंकि सब में बड़ा जिला वार्ड था वो ज़िले का, बुरहानपुर का। 5000 की आबादी के अंदर उस क्षेत्र के अंदर सब में ज़्यादा वोटों से मैं जीत के आया था। इतनी मोहब्बत उस वार्ड के लोगों ने दी थी, जबकि मेरी ना रिश्तेदारी ना पहचान है, लेकिन उन्होंने मोहब्बत इतनी दी कि पहला चुनाव में 94 में जीत के आया। उसके बाद 94 के बाद 99 का चुनाव जो हुआ, तो खानकावाड़ से चुनाव जीता। फिर 2005 में चुनाव यहाँ से जीता मैं लगा था, 2003 में और 5 तक यहाँ पर मैं पार्षद रहा, नेता प्रतिपक्ष रहा मैं, क्योंकि फिरोज अली ग्रुप और एक ग्रुप अलग हो गया था हमारा उस दौर में। ग्रुप आप की वजह से माननीय तनवंत सिंह ने फिरोज अली को खड़ा करा था, और शिव कुमार सिंह ने रिजवाना सैयद को खड़ा करा था। तो हम मजबूरी में, हमें नेता कांग्रेस के होने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष बनना पड़ा उस दौर के अंदर, और काम करा है हमने। ऐसा नहीं कि आपसी में भारतीय जनता पार्टी के लोग उस दौर में अतुल पटेल उसकी MIC के सदस्य थे फिरोज अली के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और फिरोज अली मिलकर चुनाव जीते थे महापौर का। तो ये राजनीति चलती रही। उस दौर तक भेदभाव नहीं था, आपसी में मिलकर नंदू चौहान ने बैठकर मीटिंग तय करके वो बाकायदा फिरोज अली को सपोर्ट किया था, और महापौर बनी थी फिरोज अली उसके अंदर, नंद कुमार सिंह चौहान। हाँ, इन्होंने सपोर्ट करके, जब उसके बगैर तो बन ही नहीं सकते थे ना,
क्योंकि इधर तनवंत सिंह की वर्सेस शिव कुमार सिंह का झगड़ा चलते थे राजनीति, एक दूसरे के वर्चस्व किया। जैसे इस शहर के अंदर 2 गुट बन गए हमारे यहाँ पर, और वो 2 गुट आज तक चले आ रहे हैं। वो प्रथा अभी तक बंद नहीं हुई, दोनों तीनों पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में भी और कांग्रेस में भी, ये प्रथा बंद नहीं हुई। उसके फिर बाद विधायक के चुनाव हुए, हमीद काजी खड़े, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने एनसीपी से, उसके अंदर सपोर्ट करके उनको चुनाव जिताया। क्योंकि यहाँ पर एक वजह आ गई थी उनको चुनाव जिताने की, क्योंकि बुरहानपुर में अल्पसंख्यक टिकट, मैंने यहाँ पर 50% आबादी लगभग अल्पसंख्यक के होने के बाद टिकट नहीं देना, तो उसकी वजह से मजबूरी में हमने हमीद काजी का सपोर्ट करके चुनाव जिताया उस दौर के अंदर। फिर उसके बाद हमीद काजी जीतने के बाद फिर मंजू को टिकट दिया गया, मंजू को चुनाव जिताया गया हमने। मंजू के बाद, मंजू के हटने के बाद मंजू ने सेकंड जो चुनाव लड़ा, उसके अंदर फिर तकलीफ आई, क्योंकि उस टाइम हारून सेठ महापौर थे और मैं चेयरमैन था पीडब्ल्यूडी का। तो हमने जो काम करना चालू करा तो उसमें कुछ अड़ंगे आए, राजनीति अड़ंग डालते हैं लोग कि हमारा वर्चस्व काम में रहे, ये लोग आगे नहीं बढ़े। तो उस देर में हमारे को एक चैलेंज आया था खूनी भंडारे का। वो इतना बड़ा काम था, नगर निगम में तनख्वाह बांटने के पैसे भी नहीं थे हमारे पास, और उस दौर में दिग्विजय सिंह की गवर्नमेंट थी। हम गए वहाँ पर, मैं, हमीद काजी, हारून सेठ, उनसे रिक्वेस्ट करी कि एक बहुत बड़ी धरोहर है, 500 साल से चली आ रही है धरोहर, और इसके कुएं तक बैठ गए। तो आपको यकीन नहीं आएगा, हमने 1 करोड़ 35 लाख की बजट बना के लेके गए थे, तो उन्होंने सिर्फ 12 लाख रुपए दिए हमें। उस समय 12 लाख दिए कि काम चालू करो, एमपी गवर्नमेंट। तो 12 लाख नगर निगम में आए। उसी के अंदर आपने देखा होगा दोनों तरफ जो रोड है, जिसमें हमने लोगों से रिक्वेस्ट करी और लोगों ने हमें ज़मीन दी उनकी, गवर्नमेंट के लोग कोई इंटरफेयर नहीं करा, हमने लोगों से कुछ ज़मीन रिक्वेस्ट करके मांगी, रोड निकाला, और वो कुएं की हमने खुदाई कर उसको सफाई करी। कोई मजदूर उतरता नहीं था नीचे उसके अंदर, तो एक सलीम ठेकेदार को हमने ठेका दिया। उसके बाद वो मजदूरों का इंश्योरेंस कराया, और 80 बाय 80 की खुदाई करी हमने, 80 फीट नीचे, 60 फीट चौड़ा और 80 फीट लंबा, इतना जाके वो टनल सर्प आकार के अंदर बनी हुई है। तो हमें टनल सीधी नहीं मिल पा रही थी, तो उसके लिए हमने 60 फीट चौड़ा खोदा गड्ढा, क्योंकि टनल ऐसी जाकर टन ऐसी होती थी अंदर ही अंदर। वो खोद कर फिर इनके साथ रस्सों में हम उतरते थे इनका इंश्योरेंस कराने के बाद। वो 12 लाख और 5-1 लाख नगर निगम का, ऐसे 17-18 लाख में वो गार्डन डेवलप करा, लिफ्ट लगाई, कुएं की रिपेयरिंग करके कुएं के अंदर जालियां लगाई, और काम कंप्लीट करके हमने लालबाग तक पानी लेके आ गया था उसका। उसके बाद से आज तक हमारी नगर निगम में जितने भी लोग आए सिर्फ वहाँ जा रहे हैं, और जैसे फूल चढ़ाकर आते हैं लोग, बैठ के आते हैं, वैसे जाके उस खूनी भंडारे में फूल चढ़ाकर आ जाते हैं। उसका कोई निर्माण इन्होंने नहीं करा, आज तक नहीं करा। और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि अमेरिका के लोग आए देखने के लिए। डिस्कवरी वाली टीम आई जो मेरे को लेके नीचे शूटिंग करी, उसने बाकायदा इन्होंने शूटिंग करने के बाद जब अंदर का मामला देखा कि इतना साफ पानी है, मैं लगभग 2.5 साल तक, माननीय कलेक्टर गर्ग साहब थे, वो चाहते थे कि बुरहानपुर पानी, खंडवा में पानी की कमी थी, तो कि हम रेलवे से पानी लेके जाएंगे खंडवा। तो वह हर तीसरे दिन कलेक्टर साहब और झा साहब, एसपी साहब दोनों आ जाते थे वहाँ पर खूनी भंडारे पे। तो मेरा 2 से 2.5 साल वहाँ निकला है खूनी भंडारे के अंदर। यहाँ तक मैं घर वाले तरस आ गए थे कि ऐसा कर, तो अपनी फैमिली को वहीं लेके चले खूनी भंडारे में काम करने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ जुनून सवार हो गया था वो काम करने के लिए। और जुनून से ही काम होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 500 साल पहले काम हुआ होगा तो कितना तकलीफ से हुआ होगा, जब ना लाइट थी, ना बिजली थी, ना कुछ था। उसके बाद 80 फीट नीचे जाकर एक कुएं में से दूसरे कुएं में जाने का रास्ता, और ऐसे 103 कुएं के अंदर जाने का रास्ता, और वो टनल अंदर ही अंदर जाके आप देखेंगे कि उसमें एक कीड़ा भी नहीं हमें मिला। एक बीच में हॉल बना हुआ है, 40 बाय 60 का हॉल बना हुआ है, उसमें से 4-5 जगह से इतना गहरा पानी की नहर आती है। तो हमने सोचा था कि ये जो पहाड़ है, सतपुड़ा के पहाड़, जब हमने सर्वे करवाया, तो सर्वे करवाने के बाद जो टीम आई थी यूपी की जल बोर्ड की, उन्होंने बोला कि इसके अंदर बहुत अथाह पानी है इन पहाड़ों के अंदर, और इस पानियों से रिस्क ही पानी इसमें आता है। तो उस दौर का एक पीछे डैम बनाया, उसको हमने साफ करवाया, और एक प्रोजेक्ट इसका बनाया था वृक्षारोपण करने का। वो पूरी कंप्लीट कार्रवाई हो गई थी हमारी, और हमारे प्रशासन, हमारा टाइम पीरियड खत्म हो गया था उसके अंदर, पैसे भी नहीं थे हमारे पास। अगर आज भी इस तारीख के अंदर भी लोग तैयार हो जाएं, सब भेदभाव भुलाकर पार्टी के अंदर एक दूसरे को छोड़कर जो भी पार्टी बैठती अगर ये कर लें, तो हमसे बुरहानपुर से ताजमहल छीना है। क्योंकि मुमताज़ महल का इंतकाल बुरहानपुर में हुआ था, ताजमहल बुरहानपुर में बनना था, तो यहाँ से ताजमहल बन गया आगरे में, और उनकी यहाँ से लाश को ले जाकर वहाँ जाके दफनाया गया। लेकिन आज की तारीख में खूनी भंडारा बुरहानपुर का अंडरग्राउंड का ताजमहल है।
वो इसलिए बताता हूँ कि आप जब अंदर उतरेंगे तो अंदर कैल्शियम की परत इतनी जमी के अंदर सफेद ही सफेद दिखता है पूरा। जब हम उसके अंदर लिफ्ट बिठा रहे थे तो लिफ्ट बिठाने में हमें इतनी तकलीफ गई कि वो जो अंदर से हमने तोड़ तोड़ कर वो कैल्शियम हटाया, और जहाँ से पानी आवक होती है, पानी नीचे से भी आता है, साइड से भी आता है, सर के ऊपर से भी पानी आता है। तो अब कैल्शियम इतना जमा हो गया कि उसकी पानी की आवक कम हो गई है। और उस दौर में 20 कुओं के बाद 21, 22, 23 कुएं धंस गए थे, जिसकी वजह से पीछे पानी भर गया था, और पानी 40-40 फीट पानी भरा था। तो मजदूर भी डरते थे कि पानी छूटेगा तो हम मर जाएंगे, बह जाएंगे अंदर। ऐसे करके उन्होंने इंश्योरेंस कराया, काम कराया, और लोगों ने आड़े बोर करके अपने खेतों में पानी ले गए थे उस दौर में सबों से हमने रिक्वेस्ट करी, गुजारिश करी, कि उससे हमने झगड़ा भी करा, वो आड़े बोर बंद करा के पानी चालू करा, और खूनी के भंडारे का पानी लाल बाग के जो करंज है उसमें ला के हमने बाकायदा पानी चालू कर दिया था। और आज भी कुओं में पानी चालू है। अगर प्रशासन आज की तारीख में उसको एक जुनून सवार हो जाए लोगों के ऊपर कि हमें इसका काम करना है, तो वर्ल्ड हेरिटेज में जाने से उसको कोई रोक नहीं सकता। नफीस जी, आप ये बीच के अंदर अभी आप कह रहे थे मंजू मंजू, तो ये मंजू श्री है कि मंजू दादू है? मंजू श्री है। अच्छा, मंजू श्री है। शिव कुमार सिंह की लड़की मंजू श्री, उनकी डेथ हुई थी। अच्छा। शिव कुमार सिंह का हमने काम करा था, मेरे हाथों में ही उन्होंने दम तोड़ा था। अस्पताल के अंदर हम चुनाव जीत के आ रहे थे, रेलवे स्टेशन पे उनको अटैक आया, उनको लेके भागे। ऑपरेशन थिएटर पे ही मैं खड़ा था, उनके साथ ही खड़ा था। उनको लेकर उनके भाई सब साइड से खड़े थे, उनको मैं पास में खड़ा था। डॉक्टर उनकी नस काट के देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि सांस चल जाए। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उनकी बेटी को टिकट दिया गया, मंजू को, तो मंजू को काम करके उसको जिताया। और जब हारून सेठ महापौर बन गए थे उसी दौर में, क्योंकि जब मंजू को इधर टिकट दे दिया अमित का जी का काट के, तो इधर से हारून सेठ को टिकट दिया गया महापौर का, और आराम से चुनाव जीत के आए महापौर हारून सेठ। उस दौर में ना हमें पैसा लगा ना खर्चा लगा इतना। ये आज जो बोलते हैं ना कि इतने लाख रुपए खर्चा होता है, लोगों ने दिल से काम करा, क्योंकि लगता था कि ये लोग काम करने आएंगे। लेकिन उस दौर में हमारे पास पैसा नहीं था। कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लाले पड़ जाते थे, हमें सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने पर हड़ताल कर देते थे। मजबूरी में हमने हड़ताल में रावेर से कर्मचारी लाके काम कराए थे, सफाई कर्मचारी बरहानपुर को साफ करने के लिए। ये नाले आप जो देख रहे हैं आज की तारीख में, ये लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, कई लोगों ने जो बिल्डिंग बना ली इसके ऊपर, नालों के ऊपर, ये नाले में एक छोटा आयशर चले आए, इतना बड़ा नाला ही जी। प्रकाश टाकीज के सामने से इतना बड़ा जो नाला गया ना अंडरग्राउंड, तो आयशर गाड़ी चले जाए अंदर से, इतना बड़ा नाला बना हुआ है। और उस दौर में पुराने नाले बने हुए हैं, उसको सफाई नहीं करते। अगर सफाई कर ले तो आपका बुधवारे का पानी 100% बंद हो जाएगा। ये बनना जो भर जाता है ना पानी, वो भरना बंद हो जाएगा बुधवारे से लेकर सिंधीपुरा लोहार मंडी, क्योंकि इसकी जो अंडरग्राउंड टनल बनी हुई है पुराने जमाने की, एक बुधवारे में से जाता है और वो खान भाई फैक्ट्री वालों के घर के पीछे रहता है नाला। वो नाला इतना बड़ा गोल आकार का बना हुआ है, उसका पानी उधर डिवाइड नहीं करते ये लोग। अगर सफाई कर्मचारी नगर निगम वाले मिलकर, नगर निगम वाले ठान ले, कमिश्नर साहब ले, तो 1 महीने में पूरी सफाई हो जाएगी नाले की, फिर कभी पानी नहीं भरेगा इस इलाके में। तो इसके लिए आपने नगर निगम को कभी सुझाव दिया है? बहुत चक्कर सुझाव दिए थे। उस दौर में तुमने बताया ना कि कंडीशन ऐसी थी कि हमारे पास पैसा नहीं था। तो आज तो कंडीशन है ना ऐसी? आज की कंडीशन में इतना है कि बैंक में इतना पैसा पड़ा है कि इनको ही नहीं मालूम पड़ा रहता कि हमारा पैसा कितना आ रहा है। क्योंकि हमारे दौर में क्या होता था, प्रदेश गवर्नमेंट पैसा देती थी। अब इनके दौर में सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है डायरेक्ट, अब इनके खातों में आ जाता है नगर निगम, पैसा बहुत पड़ा हुआ इनके पास। अभी आप देख लीजिए शहर को इन्होंने कितना गंदा करके रखा है। लेकिन निगम तो कहती है कि हमारे पास फंड ही नहीं है। बहुत फंड है भाई इनके पास, इतना फंड आया था। ये रोड के लिए जो फंड आया था, नाली बनाने के लिए पाइप डाले, ये बिल्कुल गंदा काम था। आज 20-20 फीट के नाले भर जा रहे हैं और उन्होंने 1 फीट की पाइपलाइन डाली है और पूरे शहर का पानी निकालने का सोच रहे हैं। फेल हो जाएगा ये सिस्टम पूरी तरीके से। और ये भी ठेका दिया है, इलीगल तरीके से दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठेका पैसा दिया तो ठेका नगर निगम टेंडर इशू करना चाहिए था। नगर निगम ने टेंडर इशू नहीं करा और वहां के आके अहमदाबाद की कंपनी आके काम करके चली आ रही है, जबकि इनके टेंडर में लिखा है कि आप जितने रोड तोड़ेंगे उसको रिपेयरिंग करके देंगे। इन्होंने रिपेयरिंग भी नहीं करा। दूसरा, उसके बाद जल बोर्ड की तरफ से पानी इन्होंने लेके आए शहर के अंदर। ठीक है, इन्होंने बाकायदा नगर निगम को कराना चाहिए, रूल्स है इसका, टेंडर इशू होना चाहिए। दिल्ली से ही पैसा आया और दिल्ली से ठेकेदार आके काम करके चले भी गए यहाँ से। तो इन्हें आप कह रहे हैं कि जो प्रतिक्रिया हुई है सब गलत है? इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कैसा भ्रष्टाचार? इसमें भ्रष्टाचार ऐसा हुआ है कि इसको आके जांच कर ले कि कहाँ पानी चालू हुआ है। इतना पैसा इन्होंने जमीन में दबा के चले गए और उस ठेकेदार से क्या क्या काम लेने थे, उन्होंने काम लिया क्या उसका? इन्होंने काम नहीं लिया उसका पूरा। आप देखें कहाँ सक्सेस हुआ है, बताना मेरे को, किसी एक वार्ड में बता दे कि सक्सेस हो गई पाइपलाइन।
तो इतना करोड़ों रुपए जो आया था, वो करोड़ रुपए आने की जवाबदारी किसकी है? नगर निगम के पास पूछो तो कि जवाबदारी हमारी नहीं, प्राइवेट कंपनी थी उसकी जवाबदारी है। तो ये पैसा आम जनता का पैसा है, किसी नेता का पैसा नहीं है कि आया आपने जमीन में गाड़ दिया और पैसा चले गया, भूल जाओ उसको। इसका जवाब कौन देगा आज की तारीख में? काम तो पूरा फेल हो गया है। पूरा काम फेल हो गया, करोड़ों रुपए जमीन में दबा के चले गए। एक जगह का भी ये बता दे कि यहाँ सक्सेस हो रहा है, पूरे शहर में माहौल आप देख ले, पानी भरा रहता है गंदा। और कुछ जगह की तो कंप्लेन ऐसी है कि पाइप चौक हो जाते तो घर में उल्टा पानी जा रहा है, और हमारी माँ बहन परेशान है, जिस वार्डों में चालू करा इन्होंने, उल्टा पानी इनके घरों में जाता है। तो ये तकलीफ तो बाद वालों ने, नेताओं ने देखी नहीं, ना खूंडी भंडारे को देखा, ना शहर की हालत देखी। आज मैं तो आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ कि प्रशासन एक काम करे कि बाहर वालों को न्योता दे कि आए, हम बिगर पैसे के ऊंट की सवारी बुरहानपुर में करके दिखाएंगे आपको। क्योंकि बुरहानपुर की सड़कों पर चलना ऊंट पे बैठ के चलने सरीका हो गया। आप सीधा चल ही नहीं सकते, इतने गड्ढे हो गए शहर के अंदर। अगर प्रशासन कुछ काम कर लेगा इस तरीके के अंदर कि मेरे को 5 से 7 फीट का रोड बता दे सही सलामत, कहीं क्या कि सही सलामत है। क्योंकि अधिकारी तो अपनी अपनी गाड़ी में आके बैठ के चले जाते हैं, पब्लिक भुगतती है। और मैं तो माननीय आपसे कि आपके जरिए कलेक्टर साहब और उनको कहना चाहता हूं कि आप निकल कर खुद देखें, और कलेक्टर ले सकता है पर्सनल निर्णय कि कहां गलत काम हुआ है, वो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। शहर में घूम के तो देखें, गाड़ी से उतर के तो देखें कि रोड कहां का खराब है। कहीं का 10 फीट का भी रोड मेरे को अच्छा बता दे कि 10 फीट का रोड अच्छा है, जहां हम बोलेंगे खड़े रह के मैं माफी मांग लूंगा इनसे। तो फिर ये जो भाजपा सरकार, निगम, प्रशासन इतनी जो दावे करता है, ये सबकी सब निराधार है। मैं आपको उन भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहता हूं, लोगों से बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में सभी खराब नहीं है। कुछ लोग हैं, उनका देख लो आप। शहर का विकास तो नहीं हुआ, उन लोगों का विकास जरूर हो गया। पहले की हालत देख लो उनके क्या थे वो लोग, और आज की कंडीशन में उनकी हालत देख लें, आपको खुद लग जाएगा किसका विकास हुआ है। कांग्रेस में भी देख लीजिए, जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं उनकी भी हालत देख लीजिए। निर्दलीय बोले तो शेरा भैया का बता रहे हैं। हाँ, जिस उम्मीद से लोगों ने भरोसा करा था, आज की तारीख में अगर भरोसा टूट जाए आदमी का। अच्छा, कार्यकाल कैसा दिखता है आप इनका 5 साल का? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, एक भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए किसी का। एक भरोसा करा था शिव कुमार सिंह के ऊपर, पूरे लोग जुड़ गए थे और उसको निर्दलीय चुनाव जीत के लाए थे, तो वो लोगों का काम करता था शिव कुमार सिंह। और आज उसके ही अगेंस्ट में उल्टा चले आओ तो सुरेंद्र सिंह पे इतना भरोसा करा कि कांग्रेस कैंडिडेट की उसको 16 से 17 हजार वोट मिले, और माननीय उस दौर की मंत्री अर्चना चिटनीस को सुरेंद्र सिंह ने हराया। इसलिए हराया कि एक विकास दिमाग में आ गया था कि सुरेंद्र सिंह है, दबंग है, काम करके दिखाएगा। लेकिन जितनी उम्मीद थी ना, उम्मीद से बिल्कुल अलग हुआ। आज की तारीख में सुरेंद्र सिंह ने एक बताते मेरे को कि ये जो 4.5 साल का गुजर गया, किस काम के लिए बैठे कलेक्टर के अंदर जाकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी वाले इतने काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, क्यों नहीं विरोध करा इन्होंने आकर रोड के ऊपर? वो तो कहते हैं, उनके भतीजे कहते हैं कि हमने कई विकास किया, सिंधियों को दुकानें दिला दी है, कई सारी ऐसी दुकानें दी है, कई मंदिरों में हमने पैसा दिया है विधायक निधि से। मंदिर मस्जिद में पैसा देने से विकास नहीं होता। ये मंदिर मस्जिद और भी काम बताते हैं वो। मंदिर मस्जिद के काम जो होते हैं ना, दिल से होते हैं। ये दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। आपकी तरफ से आपने दिल से दिया है कि मंदिर में दे रहे हैं, मस्जिद में दे रहे हैं, कब्रिस्तान की बाउंड्री बना रहे हैं, इससे विकास हुआ क्या शहर का? एक आध विकास बता दो। एक आध फैक्ट्री डलवाई की हमने 5 साल के अंदर। शिव कुमार सिंह ने संसद पद से इसलिए इस्तीफा दिया था कि उसको शुगर फैक्ट्री बनाना था, बना के दिखाई, शुगर फैक्ट्री आज तक चल रही है। अब उसके ऊपर उन्होंने रेस्टोरेंट बैठा दिया, उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मतलब है विकास दिखता है, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने ये करा, ये मैंने ये करा। लेकिन उनके भतीजे हैं हर्षित ठाकुर, उनका ऐसा कहना है, शायद आपके साथ में भी कांग्रेस ने उनको जिम्मेदारी दी है, उनका ऐसा कहना है कि काम तो हम करना चाहते हैं, लेकिन जो ऊपर सरकार बैठी है एमपी गवर्नमेंट, वह हमें काम नहीं करने देती है। बिल्कुल सही बात है, एमपी गवर्नमेंट क्यों नहीं करने देगी? आप शहर में जीना दुबार कर दो लोगों का। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घूमने मत दो शहर के अंदर, घेराव करो उनका। महापौर बैठे, महापौर को नगर निगम में बैठ के घेराव करो। इस 4.5 साल में तुमने कितने कलेक्टर के ऑफिस का घेराव करा? जब पब्लिक तुम्हारी इतनी सुन के चली, आपको थोक में वोट दिया शहर के लोगों ने। लॉकडाउन लगा, 2 साल लॉकडाउन लगा, जनता भूली नहीं है। दाने को तरस गई शहर की जनता कि अब नेता आएंगे हमारे घर पे, अब नेता आएंगे। लोग भूखे मर गए उसके अंदर, लेकिन हमारे नेता उस टाइम निकल के नहीं आए। अब क्या बोलेंगे, हमने मस्जिद में दिया, मंदिर में दिया है।
ये आज भी क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। मैं कुछ काम ऐसे गिन के बता दूं कि जो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, नगर सीमा में से हटकर ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही है। वो पैसा कहां से लाए ये लोग? मैं ये नहीं बोलता कि तुम मंदिर में मत लगाओ, मस्जिद में मत लगाओ पैसा, लेकिन जिस मत के अंदर पैसा आए उस मत में खर्चा होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज की हालत में देखें आप, इन्होंने 5-4.5 साल का कार्य चले गया। इन्होंने जो निर्माण कार्य करना था, जो 1-1 करोड़ 2 करोड़, ये इससे कोई भला नहीं होता लोगों का। लॉकडाउन का कंडीशन देख लें, उसके बाद का काम देख लें कि लोगों को कितने काम करे हमने, और एक आध फैक्ट्री शहर में दलाई तो कुछ लोगों को रोजगार मिला कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करते हैं? अभी बीच में उन्होंने एक काम करा था, 50,000 झंडे लगाएंगे हम हिंदू वालों घरों के अंदर। आज ये कंडीशन आ गई है हमारे हिंदू भाइयों की। इस शहर के अंदर भाई भाई सरीके रहते हैं हम लोग, हिंदू भी मुसलमान भी। मैं तो बोलता हूं कि आबादी के हिसाब से अगर जिले में हिंदू बड़े हैं, ज्यादा है, 55% है, तो हमारे बड़े भाई हैं। मुसलमान छोटे भाई मिलकर दोनों काम करेगा। ये झंडे लगाने से क्या होगा? क्या जो हिंदुओं को ये बताना पड़ रहा है कि हम झंडा लगा के हम हिंदू हैं? इनको शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी वालों को कि हिंदुओं को इतना वो नीचे कर दे रहे कि अपनी पहचान झंडे से करेंगे ये लोग। मैं तो इनसे चैलेंज करके बोलता हूं कि तुम 5-25 मेरे हिंदू भाइयों के बच्चों को नौकरी से लगा दो, मैं तुम्हारे मंच पर खड़े रह के तारीफ कर दूंगा। लगाओ तो सही। उनको गंदे कामों में लगा के रखा है। आओ किसी मस्जिद के अंदर खड़े रहकर नारेबाजी करो। शिव की बारात निकली थी, तुमने देखा नहीं क्या माहौल करा था इस शहर के अंदर? यानी तुम्हें शहर का माहौल खराब इसलिए करना है कि हिंदू मुसलमान वोट बढ़ जाए, जबकि मेरे को पूरी उम्मीद है शहर के हिंदू मुसलमानों से कि वो इनकी राजनीति पूरी तरीके से समझ गए। तो आखिर माहौल खराब करता कौन है? ये दिखता नहीं क्या भाई? जामा मस्जिद के सामने अगर आप ढोल बजा रहे हो, 40वां पढ़ रहे हो, वो हनुमान 40वां पढ़ रहे हो, तो ये कहां हिंदू धर्म में लिखा है कि किसकी दिल आजादी करें हम? मुसलमानों के ग्रंथों में तो लिखा है कि किसी पड़ोसी का भी दिल मत दुखाओ तुम। ऐसा हिंदुओं के अंदर भी लिखा है कि किसी को तकलीफ ना दे। तो इनको किस ब्राह्मण ने बोला, किस पंडित ने बोला, किस राजनीति ने बोला, वो आप देख सकते हैं उस दिन वीडियो के अंदर कि वो राजनीतिक लोग आगे आगे चल रहे थे और वो वहां मस्जिद के सामने आधे घंटे खड़े रहिए। उस दिन बड़ी रात की अजान नमाज होने वाली थी। उस दिन उन्होंने वहां पर वो करा माहौल। अगर कुछ लोग माहौल टकरा जाते तो क्या माहौल होता है शहर का? क्योंकि हम भुगत चुके हैं। 2008 का दंगा इसलिए भुगते हैं कि कुछ नेता लोग हड़ताल पे बैठ गए थे यहाँ पर। कौन से नेता? तारिक जी और ये सब बैठे थे ना यहाँ पर। जो माहौल जो खराब हुआ था, प्रशासन बड़ा जोर मार रहा था, लेकिन उस टाइम प्रशासन की गलती हुई थी, समझ नहीं पाए थे, नेताओं के भरोसे पे रह गए हो। नेताओं ने बोला कि देखो हम संभाल लेंगे। नेता तो अपने घर भाग गए और बेगुनाह 11 लोग मारे गए। आज उन 11 लोगों के घर में कोई भी नहीं जाता, ना पानी पिलाने जाता। मेरे को खुद तकलीफ होती है, मैं भी मजबूरी है मेरी। आज उनके घर के जाके कोई पूछता भी नहीं कि तुम्हारा घर कैसा चल रहा है, क्योंकि उनके घर के चिराग जल गए 11 के 11 और चुनाव जीत गए लोग। जिनको देखा तमाशा था, दंगा हुआ, दंगे में हिंदू मुसलमान वोट बढ़ गए, चुनाव जीत गए हम। लेकिन आज नहीं, कल पछताएंगे ये लोग जो आज दीवार खड़े कर रहे हैं हिंदू मुसलमान में। कल यही लोग पछताएंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि ये मोहब्बतों का शहर है और मोहब्बतों के शहर में दुश्मनी नहीं चलती। आज मोहब्बतों का शहर बुरहानपुर इसलिए कहलाता है कि ताजमहल वहां चले गया, जिसकी याद में ताजमहल बना, उसका इंतकाल बुरहानपुर में हुआ। तो ऐसी मोहब्बतें तो यहाँ आबाद थी और आज भी आबाद है। ऐसे हिंदू परिवार कहीं हैं जो बैठे हैं, वो कभी आपसी में एक दूसरे से इंतजार नहीं करते, गले मिलते हैं बाकायदा ईद पे आके, हम जाके उनको त्योहारों देते हैं, वो देते हैं। लेकिन ये कुछ राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने तमाशा बना के रखा है। मैं तो बोलता हूँ आए गरीब लोगों को रोजी रोटी दें, फैक्ट्री डालें, यही तुम्हारे को दुआएं मिलेंगी। इससे ज्यादा तुम्हारे को और काम नहीं आएगा। ये दौलत तो सब यही रह जाएगी। बुरहानपुर के अंदर कौम की खिदमत को लेकर भी आपने कई कुर्बानियां दी है, ऐसा हम नहीं लोग कह रहे हैं। क्या क्या कुर्बानी दी है, कुछ गिन के बताया। भाई यही राजनीति, यही रही कुर्बानी की। जब भी वक्त पड़ा इस शहर के लिए आने के लिए, शांति कायम करने के लिए, हम रोड पे आ गए। मेरे को याद है कि 2008 के दंगे के पहले जामा मस्जिद से भीड़ निकली थी और नमाज पढ़ के निकले थे तो लोग, मैं और पेश इमाम साहब 2 ही थे। हमने यहाँ से लेकर लोगों को महाजना पेट तक हटाते हुए आए थे और उससे हम दंगा नहीं होने दिया। कि मैं गाँव पेश इमाम साहब को मैं उनको थैले पे खड़ा करके लेके चला था और पब्लिक को भगाते हुए। ये 1 महीने पहले की बात थी। कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए भागते थे। दंगे से 1 महीने पहले की दंगे बात। के 1 महीने पहले
ये लोग भागते थे, कुछ लोग थे शरारती तत्व जो माहौल खराब करने के लिए शहर से भागते थे। जैसे ही भागते थे तो लोग पीछे देखते नहीं थे और यहाँ से लेके सन्नाटा होता था, बस स्टैंड तक बंद हो जाता था। ये लगातार होता था। उससे हमने शांति कमेटी का, मैं मेंबर हूँ, शांति कमेटी में मामले उठाए हमने कि ये कुछ लोग हरकतें कर रहे हैं जिनको राजनीतिक सपोर्ट था। वो लोग ऐसे भागते हैं, माहौल खराब करते हैं। एक शहर में गाय जाए, यहाँ से गाय भी भाग जाए ना तो आगे सन्नाटा हो जाता है। ये शहर इतना कमजोर दिल का है क्योंकि लोग डरते हैं इसलिए कि उनकी रोजी रोटी चले जाती है, धंधे चौपट हो जाते हैं, मासूम बच्चे मर जाते हैं, तो उसमें भाग जाते हैं जगह छोड़कर। ऐसे तमाशीबीन को अगर पकड़ लेते, इनको उस टाइम पकड़ लिया था, ये जो भाग रहे थे ना, इनको गांधी चौक में, गांधी पुतले के पीछे डॉक्टर साहब का मकान है, वहां शटर लगा के बंद कर दिया था। लोग उनको मार डालते, लेकिन उनको वहां से हटाकर हमने भगाया जल्दी से, एक शहर के हित के अंदर कि नहीं ये शहर अपना है, जले नहीं। तो इमाम साहब ने, हमने डंडे लोगों को मार मार के यहाँ से पब्लिक को हटाया यहाँ से। लेकिन फिर भी शहर की कुछ दुकानें जल गई जो उसके बाद 1 महीने बाद ये दंगा हुआ, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग तो पहले से करके रखी थी ना, क्योंकि उनको मालूम था चुनाव करीब आ रहा है और अभी भी चुनाव करीब आने वाला है। 3-3.5 महीने हैं। अभी आप देख रहे हैं माहौल देश का, मणिपुर देख ले, जल रहा है, आग लग रही है। उसके बाद आप देख ले हरियाणा, नू देख ले, मेवात देख ले, दिल्ली के दंगे देख ले। ये सिर्फ और सिर्फ ये वजह आती है कि हमने आगे काम नहीं करा। अगर ये काम बताते, काम के बलबूते पे वोट मांगते तो चुनाव जीतते। इनको लग रहा है कि हमने काम करके नहीं दिखाया। और धर्म का नशा जो है ना, वो एक चक्कर चढ़ता है, बार बार धर्म का नशा नहीं चढ़ता। आज जो युवा जवान बच्चे हैं वो धर्म की भावनाओं में बह जाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके जरिए से, खासकर मेरे हिंदू मुसलमान भाई हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, उनके माता पिता से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर नफीस मंशा खान भी आपको आके बोले कि चलो धर्म के नाते निकलो और लोगों से झगड़ा करो, तो मना कर देना। अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है अगर वो दंगे के अंदर शामिल हो गए, झगड़े में शामिल हो गए। या तो किसी को मार दिया तो केस बन जाएगा, मर गया तो मसान चले जाएगा या कब्रिस्तान चले जाएगा। तो अपने बच्चों को रोको, क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ लिए, तालीम, आपका पैसा खर्च हो रहा है, तालीम आपने दी है, तो अगर दंगे में नाम आ गया तो आपके बच्चे को आगे चलकर नौकरी नहीं मिलेगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये नेताओं के बच्चे क्यों नहीं आती रोड के ऊपर झगड़ा करने के लिए? संसद, विधायक, पूर्व विधायक, महापौर, हमारे पार्षदों के बच्चे क्यों नहीं आते रोड पे झगड़ा करने के लिए? क्योंकि उनको मालूम है क्या होने वाला है, या तो बच्चा मारेगा या मार के आएगा। तो वो ऐसे लोगों को तैयार करते हैं धर्म का नशा पिला के कि ये गरीब बच्चे जो बेरोजगार भटक रहे हैं उनको इकट्ठा करके लेकर आते हैं और दंगे हो जाते हैं। तो मेरी एक ही गुजारिश है इनके माँ बापों से, उन बच्चों से, कि थोड़ी देर बैठे अपने घर में, उनसे पूछे, मुस्लिम हो तो घर में पूछे कुरान हदीस कहाँ रखी, पढ़ ले थोड़ी देर, उनके बाप के जरिए पूछ ले कि पड़ोसी का हक क्या है। वैसे ही मेरे हिंदू भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो घर में गीता खोल के बैठे, कुरान खोल के बैठे और पढ़े तो सही कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कि ये मारना ही एक दूसरे को, सही लिखा हुआ है क्या? तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। अगर वो कुरान में, पुराण में, इसमें मेरे को बता देंगे कि एक दूसरे को, हिंदू मुसलमान को मारना जायज, तो मैं तुम्हारे साथ खड़े रह के मारूंगा। लेकिन अपनी जिंदगी संवारे, कितने साल के लिए जीना है? आज की उपज जो है लोगों की 80 साल, 60 साल, इससे ज्यादा नहीं है। आप देखते हैं जवान बच्चों की। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अच्छी जिंदगी जिए और सही तरीके से राजनीति करें। ये राजनीति तो थोड़े दिन की है, ये जो चलती है ना, ये थोड़े दिन का नशा है, और जब नशा उतरता है ना तो वो आदमी बेघर हो जाता है बेचारा। बिल्कुल नफीस जी, यहाँ पर आपके सवाल, हमारे सवाल आपसे जारी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब तक कि आप लोग भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज़।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज के विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो के अंदर। आज हमारे साथ में मौजूद है बुरहानपुर की राजनीति का एक ऐसा चेहरा नफीस मंशा। अगला सवाल सर आपसे ये है कि शहर की जब भी फिजा खराब हुई है, जब भी फिजा खराब होती है तो प्रशासन आपको आगे करता है, क्या कारण है इसका? उसकी वजह यह है कि ये मेरे वालिद साहब की तरफ से था। मेरे वालिद साहब नवल सिंह के टाइम पार्षद थे इस शहर के अंदर, वो अमन कमेटी में सदस्य थे। तो जब भी ऐसा माहौल होता, शांति कमेटी की मीटिंग होती थी, वो जाते थे और मैं उनको देखता था। क्योंकि मैंने 78 के दंगे में देखा कि जब वो पब्लिक को हटा रहे थे यहाँ से, जब भी गोली चली थी, लोग मरे थे उसके अंदर, तो इतने माहौल का रंग कि जब वो पुलिस की गोली चली थी तो उनके पैर के पास से 5-6 फाड़ के निकल गई थी और पब्लिक को हटा रहे थे वो। तो वो माहौल देख देख के घर के अंदर जब भी लगता था कि पुलिस प्रशासन के लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं शांति कमेटी के लिए, वहाँ जाके मीटिंग होती थी, तो एक दिल में आया वालिद साहब के जरिए कि यार ये वालिद साहब इतने करते तो मैं क्यों नहीं इनके साथ करूँ। तो दिल में ये था कि अपने शहर में ऐसा खराब ना हो। आज भी जब भी माहौल ख़राब होता है तो प्रशासन जैसे ही याद करता है उसके पहले हम पहुँच जाते हैं कि नहीं, हमारे शहर का माहौल ख़राब नहीं, लोगों को समझाते हैं। और ऊपर वाले का करम है, अल्लाह का जितना मैं उसका शुक्र अदा करूँ कम है कि इस हालात में भी लोग हमारी सुन लेते हैं। अब ये बात उस दिन की बता रहा हूँ कि जो दंगा हो रहा था, मैं महाजना पेट तक जाके दुकानें खुलवा के आया हूँ, जबकि महाजना पेट हिंदुओं का इलाका है, लोहार मंडी तक मुसलमानों का इलाका है। तो हमने दुकानें खुलवाई सब दूर जाकर, लोगों ने मानी हमारी बात, और उस टाइम दंगे के पहले दंगा नहीं हुआ। तो आज भी प्रशासन याद नहीं करता, उसके पहले हम रोड पर, क्योंकि त्यौहार मेरे वार्ड के आसपास ही मनते हैं, नौ दुर्गा हो, गणपति हो, मुहर्रम हो, रमज़ान के जितने त्यौहार वो रहते हैं, यहाँ पब्लिक खरीदारी करती है, सब मेरे महल्ले के आसपास ही होते हैं। तो जितनी अच्छे काम भी होते हैं, खुराफात भी सब में ज़्यादा यही होती है। तो खुराफात में माहौल ख़राब होता है तो वो गांधी चौक से लेके इस इलाके का ही होता है, बाकी तो दूसरी जगह से करते नहीं। तो उनको लगता है पब्लिक इधर ज़्यादा है तो पब्लिक को भगाने के लिए अंदर कैसा करें। अभी एक मैटर भी आ गया था, इसके पहले एक बच्चे ने हमारे प्यारे नबी के खिलाफ कुछ व्हाट्सअप कर दिया था, उस टाइम भी माहौल ख़राब हो रहा था, जबकि उन्होंने FIR दर्ज करी, तत्काल उसको गिरफ्तार करा, लोगों को समझाया, गुस्सा था लोगों को, क्योंकि हमारी जानों से अजीज़ हमारे नबी हैं, उनके बारे में कोई बोलता है तो हमारी ये मान के चले कि जान निकल जाती है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हीं लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि मेरे नबी के बारे में आप कुछ लिखना जा रहे हैं, पढ़ना जा रहे हैं, तो उनकी कुछ थोड़ी बातें पढ़ लें, आपको खुद लग जाएगा कि मेरे नबी कैसे थे। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आपने सुना, आप व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के पैदा हुए औलाद हैं, आपने व्हाट्सअप में जो जिसने डाला उसको सही मान लिया, क्योंकि आपके यहाँ गीता रखी है, पुराण रखे, उसमें आपने पढ़ा नहीं कि कलयुग में कौन आने वाला है, कलयुग का अवतार कौन आने वाला है। अगर तुम पढ़ लेते और हमारे मुसलमान साथी कुछ पढ़ लेते कि हमारे नबी ने क्या सबक दिया है, तो ये फिर हम रोड पर आके झगड़ा नहीं करते। क्योंकि हमें हुक्म ऐसा दिया है कि आप खाना भी घर के अंदर पकाओ तो खुशबू वाला मत पकाओ, पड़ोसी तुम्हारा भूखा होगा, उसकी बदबू नहीं निकल जाए। पड़ोसी का यह हक नहीं है कि मुसलमान ही हो, पड़ोसी का मतलब है कि आपके घर के आसपास 40 घर आपके आसपास, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी होता है, उसको तकलीफ मत दो। आपको पड़ोसी का हक इतना दिया है कि हमारे साहबा कभी कभी अल्लाह के रसूल से पूछते थे कि ऐसा नहीं हो कि अंदर हक के अंदर हिस्सा आ जाए, इतना हक दिया पड़ोसी का। और हम जिस देश में रहते हैं इसके अंदर हमारा हक है, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ खून बहाया है। हम मरने के बाद नफीस मंशा खान पाकिस्तान में जाके दफनी नहीं होगा, उसकी कब्र बुरहानपुर में ही बनेगी या हिंदुस्तान में ही बनेगी। लोग गलतफहमी पाल के रखे कि यहाँ के लोग मुसलमान जो हैं पाकिस्तान चले जाएंगे। पाकिस्तान जिनको जाना था वो चले गया, इस देश को तो हमने हमारा मुल्क समझा है। और मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, जो भी मेरे मुसलमान भाई सुन रहे हैं, आपके जरिए हिंदू भाई सुन रहे हैं, जितना हक हिंदुओं का है उतना हक मुसलमानों का है, क्योंकि जिनको जाना था मुसलमानों को वो चले गए। अब 22 से 25 करोड़ मुसलमान तुम्हारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस देश का विकास करने के लिए लगे हुए, चाहे वो टूटी फूटी तरीके से करना विकास, तुम पे नौकरी के भरोसे पे नहीं है, फैक्ट्रियों के भरोसे पे नहीं है, अपने हाथ की मेहनत से काम करके इस देश की सेवा कर रहा है। तो ये देश हमारा है, इसमें कोई अगर गलतफहमी पाल के रखा हुआ है कि ये देश छोड़कर चले आएंगे तो 25 करोड़ मामूली बात नहीं है, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। ये देश हमारा है और रहेगा, और इसमें सब मुसलमानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए कि इस देश का विकास कैसा कर सके। चाहे पाकिस्तान हम पे हमला करे, चाहे चीन हम पे हमला करे, हमें खड़े रहकर डट कर हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करना चाहिए उनका।
मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करने की बात कर रहे हैं और शायद ऐसा मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि लागू भी हो जाएगा। किस रूप में देखते हैं आप इसको, यूसीसी को? यूसीसी तो इतना गलत है कि इसके अंदर ये हिंदुस्तान है, हर 10 किलोमीटर के अंदर भाषा चेंज हो जाती है। यहाँ पर इतने इतने मजहब हैं। अब आदिवासियों को ले लो आप, आदिवासियों की ज़मीनें चाहेंगी, आदिवासियों के जितने हैं मुस्लिम कानून हैं, 3 तलाक का करके इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने देश के अंदर 4-5 कानून लागू करे ये 10 साल के अंदर। 370, 3 तलाक, ये मामले के सिवा इनके पास और क्या बचा है? आखिरी बचा है यूसीसी। सुप्रीम कोर्ट ने तो राम मंदिर का फैसला कर दिया, अब इनके पास बचा कुछ भी नहीं है। इन्होंने हिंदू समाज के लिए क्या काम करा ये बता दे मेरे। मुसलमान का तो छोड़ रहे, मुसलमानों के तो जो कानून बने उसको छेड़ने की तकलीफ कर रहे हैं। तो ये जिसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा इनके पीछे दूसरे समाज पड़ जाएंगे। आप कह रहे हैं हिंदू समाज के लिए क्या काम किया? तो राम मंदिर का जो है 1 जनवरी को उद्घाटन नहीं, राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने बनाए। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद मुसलमान मान गए, ये इनकी गलतफहमी है। हमने सुप्रीम कोर्ट को इसलिए माना कि देश का सब में बड़ा कोर्ट है, जो निर्णय आएगा वो मुसलमान मानेंगे। वादा करा था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने, सबों ने, कि मुस्लिम जो भी फैसला आएगा मानेंगे। माना उन्होंने, सबों ने माना, लेकिन तकलीफ हुई दिल के अंदर। भाई निर्णय जिस हिसाब से हुआ उससे क्या सब खुश है? कोई खुश नहीं है उससे। लेकिन आज राम मंदिर बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बना रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है वहां पर। उसी तरीके जो कानून ला रहे हैं ये सिर्फ मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि देश के अंदर जितनी जाति हैं ये मधुमक्खियों का जाला है। ये जैसी उंगली करेंगे तो मधुमक्खी इनकी तरफ ही लौटेंगी। मुसलमानों से घबराने की जरूरत नहीं है। हम इतने, मैं तो इसके आपके चैनल से बोलना चाहता हूं कि हमारी खुद की पर्सनल अदालत है, बन जाएंगी, हम निर्णय करेंगे उसके अंदर बैठ के, हमें कौन रोकता है? हाँ, कुछ लोग भटके हुए जो है तो कोर्ट का सहारा लेते हैं, ले कोर्ट का सहारा, लेकिन हम तो हमारे समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 तलाक का मैटर हम खुद रोकते हैं कि डायरेक्ट 3 तलाक मत दो, मना किया गया है इसके अंदर। 1-1 महीने के अंदर इद्दत करके 1-1 महीने के अंदर तलाक दी जाए, मुसलमान लागू करते। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो गुस्से में दे देते हैं तो वो तकलीफ बाद में उठाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इतना बड़ा कांड हो रहा है इंडिया के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री और हमारे उनके साथी, कभी उन्होंने ये नहीं करा कि हम अडानी की जांच करा लें। इतना पैसा गरीबों का गया, उसके अंदर करोड़ों रुपये चले गया लोगों को चुपचाप बैठे हुए, उसमें किसी मुसलमान का पैसा गया क्या? 1 रुपया नहीं होगा मुसलमान का इंश्योरेंस कंपनियों में, ना अदानी ग्रुप के अंदर। हिंदू भाइयों का तो है ना, दिल दुखता है ना कि उनका पैसा जमा करा, उनके बाप दादाओं ने जमा करा, उन्होंने शेयर में लगाया और शेयर पैसा डूब जा रहा है। तो तकलीफ किसको होती है? ये राजनेताओं को नहीं होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ इनके वोट लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो लोग भागे देश से पैसे लेके बैंकों का, मुसलमान कौन जमा करता है बैंक में? 1% से 2% जिनकी फैक्ट्री होंगी वो पैसा जमा करते होंगे। टर्नर 5% लोग टर्नओवर करते होंगे बैंकों से जिनकी फैक्ट्री है। 95% तो हिंदुओं की फैक्ट्री है, उनका पैसा बैंकों में जमा रहता है, उनका पैसा लेके भाग गए ये लोग बाहर। उनके खिलाफ आज तक 9 साल में कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके अंदर मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मुसलमान को चोट पहुंचा रहे हैं, ये तो सिर्फ हिंदुओं को दिखाने के लिए देखो हम मुसलमानों को दबा रहे हैं। तो हिंदू भाई हमारे खुश हो जाते हैं कि देखो आज कोई नेता तो आया जो मुसलमानों को दबा रहा है। कौन सा मुसलमान दब गया इसके अंदर 3 तलाक के अंदर? ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। असल में इन्होंने, इनको काम विकास करना था, हिंदू भाइयों के लिए भी करना था, मुसलमान भाइयों के लिए भी करना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के 9 साल में 3-4 कानून लाके बताया कि देखो 370 हमने लगा दी वहां पर भी, मणिपुर में भी 370 है, वहां क्यों नहीं हटाते? जाए यहां से, अगर भारतीय जनता पार्टी वाले चलते हैं, चलो कि ना मणिपुर में जगह खरीद के बता दो मेरे को, जाएंगे कि यहां से खरीदने के लिए? और अभी 370 हट गई तो कितने लोग खरीदने चले गए श्रीनगर? एक आध तो बता दो कि गए हमारा। बल्कि जो लोग वहां से आए थे, हमारे पंडित भाई बेघर होके आए थे, उनका भी इन्होंने 9 साल में कोई बंदोबस्त नहीं करा आज तक। उनको घर बसा देते ले आकर, वहां नहीं बसाते तो यहां उनके फैक्ट्री डाल के देते, लेकिन उनके लिए भी कुछ नहीं करा इन्होंने। इस देश को सिर्फ बांटा है। और मोदी जी इतनी बड़ी आग से खेल रहे हैं कि ये आग आगे नहीं, ये जवान बच्चों के अंदर जो आग आ रही है, जो हम देख रहे हैं नूह के अंदर, ये जो गुस्सा निकल रहा है, इस देश से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस देश की हिफाजत फरमाए, इस शहर की हिफाजत फरमाए, कि लोगों से ये गंदगी दूर हो जाए। ये हमारा देश है, बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ है। कोई ऐसा थोड़ी कि अभी आकर इन्होंने, मोदी जी ने आके डंडा चला दिया और आज़ाद हो गए, अंग्रेज बाहर चले गए। कई लोग शहीद हुए हैं,
एक दो नहीं, हजारों लाखों लोग शहीद हुए हैं इसके अंदर। आप जाके इंडिया गेट के ऊपर देख लें, कितने हजार में कितने मुसलमान उसके अंदर नाम लिखे हुए बाकायदा इंडिया गेट के ऊपर। तो ये चीज अलग करना हो ही नहीं सकता। जिसे बदन से खून निकाल दोगे मर जाएंगे, वैसे यहां से मुसलमान को हटाएंगे तो ये देश खत्म हो जाएगा। आप इनको ले आके समंदर में फेंक तो नहीं सकते 25 करोड़ मुसलमानों को, और ना मार सकते तुम 25 करोड़ मुसलमानों को। भाई आज चींटी के पांव भी दबाओगे, आप चींटी के पास भी जाकर खड़े हो जाओगे, जरा सा पैर लगोगे तो वो काट लेती है। मुसलमान सब्र करता है, वो इसलिए सब्र कर रहा है कि अल्लाह ने उसको सब्र दिया है, और इसलिए दिया है सब्र के नहीं झगड़ा करेगा तो अपने शहर का माहौल खराब होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे युवा साथियों से, हिंदू मुस्लिम जवानों से दुआ करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल से बच के रहें, और ख़ास करके उनके माता पिताओं से बात करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को संभालें, थोड़ी शिक्षा दें। ये दुनियावी तालीम की शिक्षा नहीं दें, धार्मिक शिक्षा दें, क्योंकि धार्मिक शिक्षा जब वो घर में पाएगा ना तो वो समझेगा कि पड़ोसी का हक क्या है। किसी को मारना आसान है, किसी को खाना खिलाकर पानी पिलाकर जिंदा रखना बहुत मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम के लिए मैं तुम लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि निकल कर आए शहर के अंदर, और कभी भी शहर का माहौल खराब हो तो आके खड़े हो जाए, डरे नहीं, क्योंकि डरता वही आदमी है जो कमजोर रहता है। लोगों को रोकें और तमाशा ना बनने दें हमारे शहर को। आप कह रहे हैं कि धर्म की शिक्षा दे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब धर्म की शिक्षा मदरसों में दी जा रही है तो वो आतंकवादी बन जाते हैं। ऐसे ही अगर कुछ मंदिरों के अंदर अगर धर्म की शिक्षा दी जा रही है तो वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है पंडित बन जाते हैं। नहीं, उसमें गलत फहमी है लोगों को। मैं बोलता हूँ, कल मैं टाइम दे देता हूँ आपके जरिए, जब भी होता है कि आप आए मेरे साथ बुरहानपुर में, जो जो मदरसे में चलना चाहिए उस समय तत्काल मेरे को वहां पहुंच जाए, वहां खड़े हो जाए, मैं दादा कह जाऊंगा कि आपको मदरसे चल के दिखाऊं। एक हथियार मदरसे में खाना माने की छुरी छोड़कर अगर एक हथियार भी निकल जाएगा तो मेरा सर तस्लीम में कम हो जाएगा। जैसा चाहेंगे वो सजा के लिए मैं खड़ा रहूंगा आपके पास, एक मदरसे के अंदर भी। और ऐसे ही जो मंदिर के अंदर चल रहे पंडित बन रहे, बच्चे बन रहे, इस संस्कृत तालीम से दूर कर दिया इन लोगों ने। मेरी भतीजी डिक्टेशन मिला है संस्कृत के अंदर, दंग रह जाएंगे ये। डॉक्टर है मेरी बेटी, 11 में डिक्टेशन मिला उसको संस्कृत के अंदर। मैं तो बोलता हूँ हिंदू भाई कि अपने बच्चों को संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाते तुम? संस्कृत जिस दिन ये बच्चे पढ़ने लग जाएंगे ना, इनको 50 नौकरी मिल जाएंगी संस्कृत के अंदर, क्योंकि संस्कृत पढ़ते नहीं। तकलीफ हमारी यही हो रही है कि हमारे बच्चों को अरबी नहीं आती तो हम कुरान सही तरीके से नहीं पढ़ पाते। इनके ग्रंथ जो है संस्कृत के अंदर है, वो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ पाते। जो इन्होंने व्हाट्सएप में पढ़ लिया बस वो समझते ही तालीम हो गई हमारी। तो मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने गलत फहमी फैलाई है मदरसों की कि यहाँ से आतंकवादी निकले, एक बता दे हिंदुस्तान में कि एक भी आतंकवादी मदरसे से निकला? मदरसे में इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि बच्चा वहाँ दीनी तालीम ले ले। गरीब का बच्चा रहता, पैसा स्कूल में फीस जमा नहीं कर पाता। मदरसे के अंदर लोगों का चंदा आता है, लोग अपना पैसा देते, दान देते हैं कि ये मदरसा चलाओ आप। गरीब के बच्चे आते हैं, यतीम के बच्चे उस मदरसे में पढ़ते हैं। आज लोगों तालीम हासिल करके लोग चले आ रहे हैं और हम अपने माँ बाप को ओल्ड होल्ड में छोड़ जा रहे हैं। तो कम से कम ये लोग तो नहीं करते ना। इनके बच्चे आ जा रहे हैं तो ये मदरसे वाले उनको खाना भी खिला रहे हैं और धार्मिक तालीम दे रहे हैं और दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं उनको। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है आप और अच्छे से कांग्रेस को जानते भी है। जी जी। देश के अंदर कांग्रेस की जो हाल है, बुरहानपुर की अगर बात कर लें, मध्य प्रदेश की जो बात कर लें, 2018 के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बन के कुछ विधायक भाजपा में चले गए थे, फिर सरकार गिर गई थी। तो ये कांग्रेस के साथ में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इससे पहले भी जो आसाम के मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्वा कर्नाटक में होता, कर्नाटक में भी जो भी कांग्रेस जीती है, तो ये क्या लग क्या रहा है, हो क्या रहा है कांग्रेस? इसमें असल में क्या हुआ, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर और हमारे में बहुत डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी और थर्ड पीढ़ी तैयार कर ली है। ये उनका, मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि कोई अच्छी चीज़ देखो तो उसकी तारीफ करो। उन्होंने अपनी फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी और थर्ड पीढ़ी तैयार कर ली। कांग्रेस ने अभी फर्स्ट पीढ़ी पे टिकी हुई है। अब उन्होंने देखा माहौल के नहीं, हमने हमारे जो विधायक छोड़ के किसी वजह से गए, सेकंड लॉबी के जो बच्चे निकल गए, जैसे उसमें सिंधिया जी जाते अलग बात थी, उन्होंने गवर्नमेंट तोड़ के लेके चले गए विधायक, ये बहुत बड़ी गलती करी। तो एक सेकंड पीरियड के जो लड़के तैयार हो रहे थे उस दौर में, वो बच्चे पूरी भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए। हमारी अब सेकंड पीढ़ी तैयार हो रही है,
जो जवान बच्चों को हम आगे तैयार कर रहे हैं, ये हमें कम से कम 20 साल पहले करना था, जो राहुल गांधी अब कर रहे हैं। और राहुल गांधी की वजह से जो उन्होंने एक इस देश के अंदर मोहब्बत की जो दुकान खोली और नफरत की दुकान बंद हो रही है, उन्हीं की वजह से आज युवा उनकी तरफ दौड़ रहा है और अच्छी निगाहों से देख रहा है कि नहीं, इस आदमी में कुछ है। आज कोई उठकर 3000 किलोमीटर पैदल अपना घर बार छोड़कर नहीं जाता, वो देश हित में चला। बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तीनों मौसम बर्दाश्त करके इस कोने से निकल के श्रीनगर पहुंचा और वहाँ झंडा वंदन किया। झंडा वंदन आज तक आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी कराया वहाँ झंडा वंदन, लेकिन पुलिस की बंदूकों के साए में झंडा वंदन किया है। लेकिन राहुल गांधी ऐसे हैं जिनकी वजह से जो वहां की पब्लिक ने झंडा वंदन करा इनके साथ आकर, पूरे श्रीनगर के अंदर लोग मिले थे, शामिल हो गए थे उनके साथ। तो राहुल गांधी ने आज जो काम करके दिखा रहे हैं, तो लोगों की नजर उनके ऊपर आ रही है कि ये युवा कुछ करके दिखा सकता है। इसकी वजह से युवा लॉबी जो तैयार हुई सेकंड हमारी, तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में आपको खुद दिख जाएगा। अभी हमने कर्नाटक जिस तरीके से हमारे राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, तो एक माहौल बना है, किस हिसाब से उन्होंने सर्वे करा के वोट दिए हैं, टिकट दिए हैं लोगों को, और लोगों का वोट जो मिला है, तो आप देख के दंग रह जाएंगे कितने ज्यादा सीट आ गई हमारी वहां पर। सोच भी नहीं सकते थे, हम तो सोच रहे थे कि हम 100 पार कर लेंगे, लेकिन हमारे नेताओं की उम्मीद थी कि हम 150 लेके आएंगे, 136-40 सीट आ गई हमारे वहां पर। तो ये एक प्लान था सेकंड टीम तैयार करने के बाद, जो हम बहुत लेट हो गए इसके अंदर। और आज मेरे को उम्मीद है कि सेकंड जो लॉबी तैयार हो रही है, थर्ड लॉबी भी तैयार कर लेगी अब NOCI और युवा कांग्रेस के जरिए, ये थर्ड लॉबी भी तैयार हो जाएगी इस देश के अंदर। कांग्रेस की अगर बात करें, बुरहानपुर की बात करें, तो लगभग 4 से 5 गुट यहाँ पर भी हो गए हैं। जी जी। तो क्या गुटबाजी की वजह से असर नहीं देखने को मिलेगा? नहीं, मैं मानता हूँ गुटबाजी है। मैं उनसे आपके जरिए मैं उन लोगों से भी मुखातिब होना चाहता हूँ कि संगठन है। अब इसमें जितने भी गुट हैं, आप किसका भी झंडा उठाएं, लेकिन जब संगठन की बात आएगी तो आना तो संगठन के पास ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी ग्रुप हो। पहले सुरेंद्र सिंह और ठाकुर साहब का ग्रुप को लेता था, कीर साहब का, लेकिन संगठन की जब बात आती थी तो खड़े हो जाते थे ये लोग। अभी भी जिस हिसाब से ये गुट बोल रहे हैं कि अजय का गुट है, अजय के अंदर मैंने काम करा, अजय का महापौर का, विधायक का चुनाव जुड़ा, विधायक का महापौर का मैंने काम करा, उसका अमित काजी का काम करा। मैं तो जो संगठन महामंत्री बना, इतनी बड़ी जवाबदारी दी है कि सब मेरे साथ काम मिलकर करेंगे, क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद है कि संगठन के आगे नहीं चलती किसी की। तो आपको ऐसे लगता है कि आप जब बने तो सबको एक कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करूंगा। इसमें सुरेंद्र सिंह को भी ला के बैठाऊंगा, अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, जिस दिन ज्वाइन करेंगे। अगर हर्षित अभी साथ में है, कार्यकारी अध्यक्ष बना, हर्षित साथ में काम कर रहा है, हर्षित काम कर रहा है, नूर काजी काम कर रहा है, अमित काजी काम कर रहा है, रवींद्र महाजन कर रहे हैं, अजय कर रहा है। ये झंडे अलग ले लेके जा रहे हैं अपनी तादाद दिखाने के लिए, टिकट लेने के लिए। ये एक सीमा टिकट तक है भाई, टिकट उठाने के लिए आपको सर बताना पड़ता है कि मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी ये ग्रुप अलग काम कर रहा है, ये ग्रुप अलग काम कर रहा है, लेकिन जिस दिन टिकट मिल गया उस दिन उनको एक जाजम पे आके बैठना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। अगर शहर में अब आपको माहौल नहीं लग रहा है, लेकिन आप उधर संभाग में चले आए, ग्वालियर क्षेत्र के अंदर, उज्जैन संभाग के अंदर, और इधर वाले क्षेत्र में चले आए, छिंदवाड़ा बेल्ट के अंदर, जबलपुर बेल्ट में, उधर कांग्रेस का पूरा माहौल तैयार हो गया है। और लगभग जिस हिसाब से हमारे बड़े नेता बोल रहे हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि 150 सीट लाएंगे, 100% हम कर्नाटक वापस दोहराएंगे MP में। और ये रही बात जो बिक गए हमारे पार्षद विधायक, ये एक जगह की नहीं बिके, इनको धौंस दी गई है ED की, और इसकी धौंस दे देकर इनको ट्रांसफर किया गया है। तो ऐसा लगता है कि आपके विधायकों ने भ्रष्टाचार किया था? उन जो विधायक डरे थे, करे होंगे 100% करोगे जो डर के गए, क्योंकि ED से जो डरा। अभी आप देख लेना महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार को क्यों नहीं पकड़ा? ED ने उन्हें बुलाया था ना, सम्मान दिया था कि आने का, लेकिन जैसे ही शरद पवार ने बोला मैं आ रहा हूँ, ED ने वापस बोल दिया कि नहीं आई थी, क्योंकि उनके साथ पब्लिक जाने वाली थी पूरी। तो जो आदमी करा रहता है वो डरता है, और जो नहीं करता वो सामने आ जाता है पब्लिक के बीच में। अच्छा, इंडिया का जो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं शरद पवार कर रहे हैं जी, जो अभी इंडिया संगठन बना है, बार बार विपक्षी दल की तरफ से शरद पवार को रोका गया कि मोदी के, जो नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री, उनके साथ में महाराष्ट्र के अंदर जो उनको अभी सम्मान दिया गया है उसमें शामिल ना हो। लेकिन विपक्ष के बावजूद निवेदन करने के बाद में भी शरद पवार वहां पर पहुंचे। वो शरद पवार को जाना इसलिए था कि उनको महाराष्ट्र के अंदर जो विधायक टूट के गए हैं, उनको अभी अपना वर्चस्व महाराष्ट्र में दिखाना है। जिस तरह शिवसेना तोड़ी इन्होंने, तो आज की कंडीशन में शिवसेना उससे ज़्यादा मजबूत हो गई है। गाँव में जाके देखेंगे तो सहानुभूति चल रही है। वैसे ही अभी ये गए दिखाने के लिए गए हैं कि मेरे को
मेरी पार्टी तोड़ने के बाद ये आज मेरे साथ क्या सलूक करते हैं। पब्लिक देख रही है। आज शरद पवार बुढ़े नहीं हुए, बुढ़े शेर हैं, तो अपनी पार्टी को फिर से खड़ा कर लेंगे। अच्छा, आप शिवसेना की बात करें तो कौन से शिवसेना, शिंदे गुट की उद्धव गुट? नहीं, उदय ठाकुर, क्योंकि देखो जिसकी पार्टी थी, उदय ठाकुर की पार्टी थी ये, तो उदय ठाकुर की पार्टी को विधायक कूट के चले जाते अलग बात थी। इन्होंने प्लानिंग करके पार्टी तोड़ दी और पार्टी पे कब्जा कर लिया। आज पार्टी पे कब्जा करने के बाद उनके पास कार्यकर्ता थोड़ी है। आप देखें उधर के लड़का जो घूम रहा है गांव गांव रैली ले रहे हैं, आदित्य ठाकरे। हाँ, पब्लिक उसकी तरफ टर्न हो रही है, सहानुभूति मिल रही है उनको, और जितनी सीटें थे उससे ज्यादा सीटें अब आएंगी उनकी। ये गुट वापस बनेगा वहां तीनों का, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का। तो क्या लगता है इस बार फिर जो है समीकरण बदल जाएगी इस बार? 100% बदलेंगे वहां, फिर से बनेंगे उदय ठाकुर मुख्यमंत्री वहां के। ये आज की भविष्यवाणी में इसलिए कर रहा हूँ कि भविष्यवाणी पे यकीन नहीं करता, लेकिन माहौल देख के आया हूं मैं महाराष्ट्र का, इसलिए बोल रहा हूँ। तो पक्ष में है माहौल पूरा इंडिया के? पूरा पूरा पक्ष में, लोग बर्दाश्त नहीं करते इस चीज को। देखिए कोई भी चीज आप जीत के आए तो लोग आपको पसंद करेंगे, कोई चीज आपके सामने से छीन के ले जाएगा तो कैसा भी आदमी रहेगा, अंगूठा छाप क्यों नहीं हो या पार्टी से बंधा हो, वो विरोध करेगा कि नहीं इसने गलत काम करा। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध में जा रहे हैं कि नहीं इन्होंने गलत काम करा। किसी की गवर्नमेंट तोड़ना अलग बात होगी, पार्टी तोड़ना अलग बात होगी, पार्टी खत्म कर दी इन्होंने। तो चलिए, ये तो महाराष्ट्र पर्टिकुलर एक राज्य की बात हो गई जी। है। देश की बात करें तो इंडिया संगठन जो अब नया लॉन्च हुआ है, क्या स्थिति रहेगी इस बार इसकी 2024 में? इसमें अगर जिस हिसाब से इन्होंने तय करा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो इसमें मान के चलना लगभग 250 से 300 सीट कांग्रेस की आएगी इंडिया की। क्योंकि उसकी वजह है कई जगह 5-5, 6-6 कैंडिडेट खड़े हुए जो 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख वोट लेके गए, वो वोट डिवाइड नहीं होगा। और जब वोट डिवाइड नहीं होगा और ये बड़ी पार्टी सब मिलकर चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस भी पूरी 500 सीटों पर उसके ऊपर चुनाव नहीं लड़ाएगी, सब पार्टी मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। तो उसमें ये होगा कि जब एक कैंडिडेट रहेगा तो चारों तरफ के वोट उसको मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सिंगल वोट रहेगा, तो इससे बहुत फर्क तो बहुत पड़ेगा। वोट परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, इसके अंदर बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, वोट परसेंटेज भी बढ़ जाएगा और लोग जुड़ जाएंगे इसके अंदर। क्योंकि देश का माहौल बहुत वो चल रहा है ना, आज 2 चौपट पड़े हुए। नोटबंदी से कितना डैमेज हुआ है देश, कई लोगों ने आत्महत्या करी, कई लोग मर गए इसके अंदर। उससे किसी को फायदा हुआ क्या? किसी को फायदा नहीं है। 2000 के नोट लाए, वो भी बंद कर दिए इन्होंने कुछ प्लानिंग से काम नहीं किया। अगर प्लानिंग से काम करते तो ये नोटबंदी नहीं होती और लोगों को नुकसान नहीं होता। आज धंधे चौपट हो गए। जीएसटी लगाकर एक कानून ऊपर से और अलग थोप दिया कि उसको दे दिया कि जीएसटी जो लागू नहीं करेगा उसको गिरफ्तार कर लेगी, उसकी जांच कर लेगी आके। यानी तुम उद्योग भी नहीं करने दे रहे हो लोगों को। तो कांग्रेस ने कभी लोगों को नाजायज दबाया ही नहीं, ना उद्योग में दबाया, ना धंधों में दबाया, लोगों को छोटे धंधे करने वालों को दबाया, ना भेदभाव करा, हर किसी के लिए काम करा कांग्रेस ने। और आज इतने लोग मिल गए हैं तो एक हाथ हाथ मिलते जाता है तो कारवां बन जाता है और ये कारवां इंशाल्लाह कामयाब होगा। सर, कांग्रेस ने आपको जिम्मेदारी दी है, हाँ। संगठन का जिला मंत्री बनाया है आपको, संगठन मंत्री। जी। इस जिम्मेदारी से कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज है। मैं नाम बता दें तो आपको दुर्गेश शर्मा है, जी। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस से। उनका ऐसा कहना है कि अगर मैं किसी विधायक या फिर किसी बड़े नेता का बेटा होता तो मुझे इस बार भी जिम्मेदारी मिल जाती। नहीं, उसको गलत फहमी है, दुर्गेश को गलत फहमी है। मेरे पर कोई नेता नहीं, मेरा कोई पिताजी विधायक थोड़ी है, न मेरा भाई महापौर है। मैं खुद पार्षद हूँ, जमीन से उठ के आया हूँ मैं। गवर्नमेंट हमने संगठन देखता है कि कौन काबिल है इस चीज़ के अंदर। पद मिला है तो शुक्रिया अदा करता हूँ संगठन का मैं, लेकिन इनको नाराज़गी इस बात की मेरे बारे में नहीं होगी जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि मैं उनका सीनियर हूँ, बहुत जूनियर है मेरे ये। तो उसको वो मेरा जूनियर छोटे भाई के तरीके से है, मेरे से नाराज़गी नहीं हो सकती। हाँ, उसकी कुछ वजह विधायकों की वजह से हो सकती है कि विधायक उसके साथ नहीं है, तो अपनी इमेज ऐसी बनाए कि सब लोग जुड़ के चलें आपके साथ। अपने मुंह से ना बोलना पड़े कि मेरे को पद दिया जाए, इसका मतलब है अपन लालची है कोई चीज़ के। हम काम कर रहे हैं तो पद का लालच नहीं लें। अगर संगठन देखता है कि काबिल है, इस आदमी इस काबिल है कि संगठन को लेकर चलता है और संगठन आपको पद दे तो सर झुकाकर पद ले लेना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे तो कई संगठनों से ऑफर भी आते हैं, और अगर ऐसा, अभी मुझे आश्वासन तो मिला है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं फिर संगठन ज्वाइन करना नहीं करना ये तो एक अलग बात है, लेकिन मैं घर बैठ जाऊँगा। नहीं, घर के सुबह को तो काम करना ही पड़ेगा तुम्हारे को, क्योंकि राजनीति में हो तो घर बैठ के राजनीति नहीं होती। हाँ, तुम पत्रकार अपनी जगह हो कि घर बैठ के पत्रकार कर सकते हो, बन सकते हो,
लेकिन पार्टी में दूसरी में जाने में वो वैल्यू नहीं है आज की कंडीशन में। आपने बुरहानपुर में देखा होगा, कहीं मेरे साथी चले गए, आज की उनकी कंडीशन क्या है। ये पत्रकारिता भी वैसे घर बैठे नहीं होती है। नहीं होती है ना, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आज देखें जो कांग्रेस से अंदर से छोड़कर गए हैं, जिन्होंने कांग्रेस मंत्री पद छोड़कर कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन करी, आज उनकी कंडीशन क्या है। उनको शायद टिकट भी नहीं मिलेगा अभी की तारीख में। जो 22 लोग गए ना, कई लोगों के टिकट भी कट जाएंगे, उनकी बुरी हालत हो रही है। तो ये आप अपने नेपा का भी देख सकते हैं क्षेत्र। बुरहानपुर की अब बात कर लेते हैं। जी, क्या विजन है आपका बुरहानपुर के विकास को लेकर? बुरहानपुर में ये है कि पहले तो एक शहर के अंदर जो ऐतिहासिक नगरी है, इसको कम से कम दिखना चाहिए कि ऐतिहासिक नगरी है। अब देखो, आप चल के कोर्ट की दीवार पे लाखों रुपए खर्चा कर दिया, कोर्ट गिर रहा है। हम ऊपर से मेकअप कर दे रहे हैं इससे दीवारों का। हमारे यहाँ पर जितने भी एक दो नहीं 50 ऐसे आइटम है ऐतिहासिक के, जो यहाँ लोग आके पर्यटक निगम का यहाँ पर एक मामला बन जाए। अभी शायद मेरे को लग रहा है कि झांझर में उन्होंने कोई ज़मीन रिक्वायर करने का चल रहा है। अगर यहाँ पर्यटक निगम की होटलें बन जाए और ये मैप में आ जाए, टूरिज्म के मैप में आ जाए बुरहानपुर, तो हमारे वहाँ एक बहुत बड़ा उद्योग टूरिज्म का चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से कई लोगों को रोजी मिल जाएगी। कई लोगों के धंधे, जो विदेश से लोग आते हैं ना, तो ये एक दो नहीं आते, इनको देखना चाहिए। ऐतिहासिक के देखने के लिए आप ताजमहल देख लें, लाल किले के पे चले जाएं, और दूसरी जगह जाके देखें कि कितने बाहर के पर्यटक आते हैं। सब में पहले अगर बुरहानपुर में अगर एक दिल में आएगा कि यह पर्यटक नगरी बन जाए और इसको सही तरीके से डेवलप कर दें, उनको दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ क्या ऐसी चीज़ है, और उनका सही हम देख रेख कर लें उन चीज़ों का, तो इस शहर में बहुत ज़्यादा पर्यटक आएंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है, आज नहीं कल आएंगे, और युवाओं को उद्योग मिलेगा इसके अंदर। दूसरा, यहाँ पर उद्योग नगरी तो हमने डाल दी, ज़मीन अलाट कर दी, लेकिन आज तक पावर लूम वालों के जो पैसे जमा हैं इस शहर के, 10 साल हो गए, 5 से 7 हज़ार लोगों ने पैसा जमा करा था कि उनको ज़मीन अलाट करेंगे। उनके पैसे 5-5 हज़ार रुपये जमा है आज तक उनको ज़मीन अलाट नहीं करी उन्होंने। प्रशासन से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पावर लूम वालों को ज़मीन जो देने की बात करती कि हम शहर से पावर लूम हटाकर उनको बाहर बसाएंगे, क्योंकि वो पावर लूम जो यहाँ शहर में चल रहे हैं उसकी वजह से एक बीमारी चलती है टीबी की। गरीब परिवार है, छोटे छोटे मकान है, उसी में पावर लूम चलते हैं, और उसकी वजह से सांस में जाती है, तो मासूम बच्चों के साथ बड़ों को भी टीबी हो रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टीबी का रेशो बुरहानपुर में है। तो प्रशासन को सख्त तरीके से ज़मीन अलाटमेंट कर इनको शिफ्ट करना चाहिए, इनको ज़मीन दें, इनको लोन दिए जाए कि उसके ऊपर शेड बना के अपने पावर लूम में शिफ्ट करें, बड़े खुशी खुशी लोग जाएंगे। नफीस जी, अगला सवाल आपसे ये है कि लोग कहते हैं, और हमको भी आपकी जो चाहने वाले हैं उन्होंने ऐसा बताया है कि जनता के लिए आपने ऐसी लड़ाई लड़ी कि नेताओं से भी झगड़े किए, अधिकारियों से कुछ मारपीट हो गई। जी जी, क्या कितनी सच्चाई है, क्या कहें? बिल्कुल हकीकत है इसके अंदर, क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा, ये मोमिनपुरा है ना, आप जाएंगे ना मोमिनपुरा में, तो झंडी ऐसा उस पर से चलते थे लोग, यानी कचरे के ऊपर से आने जाने का रास्ता था, ये कंडीशन थी वहाँ पर। तो गांव में और सुभाष पाटीदार रहते थे, हम साथ में रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी का था, मैं कांग्रेस का था, तो हम लोग देख के तंग आ जाते थे। तो नगर निगम में हम जैसे घुसते थे वहाँ, तो वो कमिश्नर और भाग जाते थे डर के मारे, ताले लगाना पड़े हमें उनके कमरों में कि नहीं काम करना पड़ेगा। कचरा ले जाके नगर निगम में भर दिया हमने कि शहर सफाई करो, तुम इतना पैसा बांट रहे हो, सफाई कर रहे हो, कहाँ हो रही है सफाई। अधिकारियों से जब गुस्सा इस बात का आता है कि गरीब जब आता है चलकर आपके घर पे, वो बोलते हैं मेरा काम नहीं हो रहा है। तो कोई शहर के अंदर अगर गरीब जो आपके पास आ रहा है, उसको अस्पताल, नगर निगम और थाना, 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो आपसे इसके सिवा तीसरा चौथा काम मांगता ही नहीं हो। वो ये नहीं बोलता कि मेरे को नौकरी दो, वो बोलता है मेरा अस्पताल का काम करा दो, या मेरा नगर निगम का काम करा दो, या थाने पे मेरे से झगड़ा हो गया वहाँ जाना है, मेरे को वो काम करवा दो। लेकिन आज भी हमारे जो नेता जीत के आए हैं उसे फ़ोन कर देते हैं, और फिर या तो फ़ोन बंद कर लेते हैं, जाता कोई नहीं है। जाता कोई नहीं है। आज देखो ना अस्पताल में आप कंडीशन देखो, ये 20 साल से गवर्नमेंट बैठी है, यहाँ डॉक्टर गिनती के हैं। इतना बड़ा जो अस्पताल यहाँ का तोड़कर इन्होंने वहाँ यहाँ मार्केट निर्माण कर दिया है, वो भी टेंडर सही तरीके से नहीं हुए, वहाँ पर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। अस्पताल उठाकर ले जाकर वहाँ अस्पताल दे दिया, वहाँ 5 से 7 डॉक्टर से ज़्यादा डॉक्टर नहीं है, वहाँ स्टाफ नहीं है। जितना बड़ा अस्पताल बनाया उतना बड़ा स्टाफ भी नहीं है वहाँ पर आज की तारीख में, और हम बोल रहे हैं कि हम शहर का विकास कर रहे हैं। आज चले जाएं, किसी का ऑपरेशन कराना है तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा इतने से, क्योंकि वहाँ पर बेहोश करने का डॉक्टर नहीं है वहाँ कोई भी, बाहर से लाना पड़ता है 10,000 रुपये देने के लिए। तो गरीब कहाँ से 10,000 रुपये देगा। तो ये नेताओं को आंखों से दिख नहीं रहा है, कानों से सुन नहीं रहे कि हाँ हमारी जो बेटी है डिलीवरी के लिए जाती हैं, उनके ऑपरेशन मजबूरी में। अभी देखा होगा आपने, एक हॉस्पिटल को ताला लगाया जब बच्ची मर गई थी, मजबूरी में 30-40 हज़ार रुपये खर्च कर डिलीवरी कराना पड़ रही है।
तो ये इस शहर के अंदर, और मैं तो खासकर ये बोलता हूँ चलो ये जेंट्स नेता हैं तो चल जाएगा, नेत्रियां जो हमारी वहाँ की हैं, इनको अपनी बेटियों का, बहनों का इसका दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि डिलीवरी कराने के लिए उनको खंडवा जाना पड़ रहा है, या प्राइवेट हॉस्पिटल में 50-50 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है। कहाँ से लाएगा गरीब? क्योंकि प्राइवेट वाला तो ऑपरेशन कर देता है, सामान्य डिलीवरी नहीं होती उनकी। 100% प्राइवेट वाले डिलीवरी ऑपरेशन से करते हैं। कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जांच कर ले कितने प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पर, उनका वो निकाल के देख ले रजिस्टर कि कितनों के उन्होंने ऑपरेशन कर, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सामान्य डिलीवरी की जगह अगर होता है तो एक दिन में छुट्टी हो जाती है। ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन का चार्ज लगता है 25-30 हज़ार रुपये, और 3 दिन 4 दिन भर्ती करते हैं उसके 25 हज़ार रुपये। तो ये दुकानदारी कर रहे हैं, जितने भी अभी प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे हैं दुकानदारी चला रहे हैं अपनी। अस्पताल सरकारी अस्पताल है, यहाँ पूरा बंदोबस्त होना चाहिए था। आज हमारी माँ बहनें वहाँ जाएं तो कम से कम उनको इलाज सही मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम जिस दिन कर दोगे भरे चौराहे पे तुम्हारे खड़े रहकर तुम्हारी तारीफ करूंगा तो मैं हार पहनाऊंगा। अधिकारियों को मारने वाली बात क्या है ये? एक अंदर से गुस्सा निकलता है जब गरीबों का काम नहीं होता, और रूल से बात करता हूं मैंने कभी नाजायज झगड़ा नहीं करा इनसे। मैंने नगर निगम में जांच कराई थी, यहाँ पर नगर निगम में 11 कर्मचारी सस्पेंड हुए थे, उनके ऊपर मैंने लोकायुक्त के केस रजिस्टर्ड करवाया था 11 कर्मचारियों पे। इसलिए कराया था, अभी चल रहा है जैसे अगस्त, तो उन्होंने दिसंबर में लाइट दिखाना रजिस्टर में बता दिया था 10 लाख के लाइट। अगस्त के अंदर मैंने रजिस्टर चेक कर रहा हूँ तो दिसंबर में तक लिख दिया था उन्होंने कि यहाँ लाइट लग गए। जब मैंने पकड़ा, परिषद में मीटिंग ली, लोकायुक्त में फाइल पहुंचाई, 11 लोगों को सजा हुई 3 साल की। उसी पे झगड़ा हुआ कर्मचारियों से, अधिकारियों से। डॉक्टर भामरा थे जो आज सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन के अंदर, ताला लगा दिया था मैंने उनके ऑफिस में। कमिश्नर थे उस समय? हाँ, कमीशन में ताला मैंने कि तुम क्यों नहीं करना चाहते, सफाई करो, सफाई नहीं कराना चाह रहे हो, क्योंकि चार्ज दिया हुआ था उनको यहाँ पर। तो जो कमिश्नर और जो अधिकारी आया है ना, वो बाद में हमारा बन के गया। उन्होंने बोला जायज तरीके से लड़ते, नाजायज नहीं लड़ते। और दूसरी बात, दलाली नहीं करी। दलाली नहीं करी। कुछ कुछ लोग दलाल बने हुए आज की तारीख में। नगर निगम के अंदर आप चले जाओ तो पार्षद कम मिलेंगे, दलाल ज्यादा मिलेंगे आज की तारीख में वहां पर। माननीय कमिश्नर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि 300-300 रुपये दे पे लोगों पर राशन कार्ड पे नाम चढ़ाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्कीम से मकान जो बन रहे उसके अंदर 25-25, 50-50 हज़ार रुपये दिए लोगों ने, कईयों ने 1-1 लाख रुपए दिए। और जिस दिन बोलेंगे मैं प्रूफ के साथ आपको कागज दे दूंगा। इस शहर में उन गरीबों से 2.5 लाख रुपए मिले तो किसी ने 1 लाख रुपया, 1.5 लाख में मकान पानी गिर रहा है उसके घर के अंदर। नफीस जी, आखिरी सवाल है जी थोड़ा तीखा जरूर है जी। आपके जो विरोधी है उन लोगों ने ऐसा आरोप आपके ऊपर लगाया है कि बुरहानपुर के अंदर वक्फ बोर्ड का जो क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा जी जी क्षेत्र है वक्फ बोर्ड का, उसकी ज़मीन जो बिकी है उसके अंदर आपका हाथ था, ऐसा आपके आरोप लग रहे हैं। नहीं, मैं लगभग 10 साल आपने जबकि वक्फ बोर्ड को, ऐसा आपके कुछ चाहने वाले ये भी बताते हैं कि वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए भी आपने प्रयास किया है। मैं एक भी मेरा बता दें एक केस कि मैंने एक ज़मीन 1 फुट भी बेची हो, क्योंकि मेरे को ये डर है कि मरना है। अगर जिस दिन मैं ये सोच लूँ कि मरना नहीं है तो उस दिन मैं जितना भी चाहूँ उस दिन कमा सकता हूँ। तो मैंने 10 साल तक बुरहानपुर और खंडवा का वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा, खंडवा का भी, दोनों जगह का एक ही था, तो मैं अध्यक्ष था वक्फ बोर्ड का। मेरे कार्यकाल में जितनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति प्राइवेट लोगों ने अपने नाम पर ट्रांसफर कर ली थी, और एक तहसीलदार थे यहाँ पर, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, वो तहसीलदार थे जिन्होंने नाम पैसे लेकर वक्फ बोर्ड नाम काटकर तहसीलदार ने प्राइवेट लोगों के नाम चला दिए थे, और वो लोग किस जमीनें समय बेच की रहे बात बता रहे हैं आप? ये मैं बता रहा हूँ आपको 90 और उसके करीब की बीच बात कर रहा हूँ जी। तो वो तहसीलदार की हमने जांच कराई, वो सस्पेंड है तहसीलदार आज भी? हाँ, संभागीय कमिश्नर के यहाँ केस चला, यहाँ से जाने के बाद वो फाइल पे नाम चढ़ना चालू हो गए, वक्फ बोर्ड के ऊपर नाम चढ़ रहे हैं। और आज भी मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग आज की हरकत कर रहे हैं, अभी 1-2 नहीं कर रहे हैं, आज की तारीख में मुसलमान भाई बेच रहे हैं, कोई हिंदू भाई नहीं बेच रहे, मुसलमान भाई बेच रहे हैं। उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, करें आप धंधा बिजनेस करें, लेकिन वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेचे नहीं। किराएदारी कर लें आप, लेकिन वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेचे नहीं। और किसी दिन भी आप मेरे को एक बता देंगे, मेरा गिरेबान रहेगा और आपका हाथ रहेगा चौराहे पे, मेरे को पकड़ के जूते से मार सकते हैं कि मैंने 1 इंच भी ज़मीन अगर बेची हो। रही बात, आज आप जाके ईदगाह देख सकते हैं, कदम रसूल ईदगाह, कुछ लोग जवानों को जोश सवार हुआ कि लोग नमाज रोड पे पढ़ते हैं और माहौल ख़राब हो, किसी दिन तो भाग दौड़ हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। ये ईदगाह छोटी पड़ जाती थी, 1 एकड़ के अंदर है ये ईदगाह। तो हमने एसपी कलेक्टर से मांग करी कि सर हमारी ज़मीन पड़ी है। कुछ तकलीफ आती थी हमारे को कि कुछ हमारे ही समाज के लोग जो वहाँ झोपड़ा बसाना चाह रहे थे,
और वो गलत हो जाता काम। तो वो हमने इनसे बात कर कर, कलेक्टर ने भी हमें सपोर्ट करा। उस टाइम के लिए मैं सब नेताओं का शुक्रिया अदा करूँगा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के सब लोग इकट्ठे हो गए उसके अंदर काम के लिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस वाले आए, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भी आए। जिसने काम करा उसकी तारीफ उस वक्त हो जाए तो अच्छी बात है, कि दिल छोटा नहीं होता इसके अंदर। उसने अर्चना चिटनीस ने, अजय ने, ये सब मिलकर हमने वो कुछ लोग इकट्ठे हुए, उसमें हिम्मत ने बहुत बड़ा हमारे को सपोर्ट करा, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी था। उस जगह हमने ज़मीन 6 एकड़ नपती करी और ईदगाह तामीर करी हमने। आज ईदगाह का अल्लाह का शुक्र है कि 6 एकड़ के अंदर अभी वृक्षारोपण करना चाहते तो मैं प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे पास वहाँ पर 18 एकड़ ज़मीन है। ये ज़मीन ढूंढने जा रहे हैं सब लोग, इनके बगल में ज़मीन पड़ी, वो 18 एकड़ में फलदार दरख्त लगाएं। हम आपके साथ खड़े हैं, ईदगाह को डेवलप करें, फलदार दरख्त लगेंगे, वो पैसा आएगा तो आपके हमारे पब्लिक के काम में आएगा। हाँ, नफीस जी कहते हैं कि जवान बेटे का जो लाशा होता है अपने बाप देख नहीं पाता है, और उसी को आपने जो है कुछ महीनों पहले फील किया है। क्या घटनाक्रम हुआ था उस बारे में? जब उस समय जनाजे के अंदर जो पब्लिक देखे थे, तो उस समय ऐसा लोग कह रहे थे, राजनीतिक जो विशेषज्ञ है, कि अब अगर नफीस मंशा खान अगर चुनाव लड़ता है तो हो सकता है कि बुरहानपुर से वो, चाहे कोई भी चुनाव हो, विजय हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे बेटे की जगह वो तो बहुत बड़ा मेरे लिए, एक ऊपर वाले ने सब्र दे दिया बस मेरे को, कि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रिया हो। 2 बेटे हैं मेरा, एक बड़ा बेटा और ये छोटा बेटा था। ये खेती पूरी तरीके से संभाल रहा था। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैं उसको उठा के लेके आया, 2 मिनट बाद में पहुंच गया था जगह पर, और पंप करते हुए उसको मैं जा रहा था गाड़ी के अंदर। मैंने उस जाने के बाद जब यहाँ आया, बच्चे को लेकर मेरे हाथ से नहलाया, तैयार करा उसको। तैयार करने के बाद मैंने जब मेरे बच्चों को देखा, दूसरे बच्चों को, मेरा तो एक बच्चा गया है, लेकिन इस शहर के मेरे को हज़ारों बच्चे मिल गए जो मेरे से कांधा मिला के खड़े हो गए। तो वो सब्र ऊपर वाले ने दे दिया मेरे को, और ये बच्चे, जवान जो बच्चे थे मेरे, मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप लोगों से दुआ है कि उसके लिए दुआ करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बुरहानपुर के अंदर वर्तमान में कांग्रेस के जिला संगठन मंत्री जो है, कांग्रेस ने इस बार विश्वास जताया है, नफीस मंशा खान, जिनको आपने राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं, और बुरहानपुर की जो शहर में कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। तो इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात। जब तक कि आप लोग भी देखते रहिए BNC न्यूज़। नमस्कार।